Hi guys, welcome to my channel सब ठीक हो जाएगा. In today's video, we will cover Unit 2 of Corporate Governance, that is, recent issues and challenges of corporate governance. इससे पहले मैंने Unit 1, Unit 4 और Unit 5 डाल दिए corporate governance की और Unit 3 भी मैं अभी एग्जाम से पहले डाल दूंगी. So please don't forget to subscribe my channel and like my videos. स्टार्ट करते हैं. तो इसका सबसे पहला जो टॉपिक है वो है बोर्ड स्ट्रक्चर एंड डायरेक्टर्स. तो डायरेक्टर्स कौन होते हैं? डायरेक्टर वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो शेयर होल्डर्स चूज करते हैं कंपनी के लिए, जो कंपनी का डे टू डे मैनेजमेंट ऑपरेशंस है वो देखेंगे और जो कंपनी के और भी जो भी अफेयर्स है उनको देखेंगे. और जो ग्रुप होता है इन डायरेक्टर्स का उसी को कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. Shareholders pass their power to authority to the board of directors, which passes a part of it to the CEOs and they delegate it to further departmental heads. अब जैसे जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिर अपॉइंट करते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव्स जो कि फर्दर डिपार्टमेंट हेड्स डेलीगेट जो भी अपना वर्क होता है वो फर्दर डिपार्टमेंट हेड्स को डेलीगेट कर देते हैं. अब नेक्स्ट जो आता है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स. डायरेक्टर्स बहुत तरह के होते हैं. फर्स्ट इज अ डीम डायरेक्टर. जो डीम डायरेक्टर होता है वो फॉर्मली अपॉइंटेड नहीं किया जाता एज अ डायरेक्टर, बट ही वर्क्स एज अ डायरेक्टर. एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं. दिस डायरेक्टर इज नॉट अपॉइंटेड फॉर्मली बट गिवन डायरेक्शंस एंड कन्वेज द डिसीजंस ऑफ द बोर्ड इज टर्म्ड एज द डीम डायरेक्टर. इसमें इसको आप फॉर्मली जरूर लिख के आना है हमें. He or she should be continuously engaged in this work to be considered as a deemed director. Acting as a director once in a while shall not make a person a deemed director. अब जो भी डीम डायरेक्टर होगा उसको कंटिन्यूअसली वर्क करना है. अगर वो वंस इन अ वाइल काम कर रहा है या कुछ कुछ इंटरवल्स पे काम कर रहा है तो उसको हम डीम डायरेक्टर नहीं बोलेंगे. सेकंड इज अ शैडो डायरेक्टर. शैडो डायरेक्टर वो होता है जो अपना जो अपनी पोजीशन होता है वो हाइड करता है और से कि वो कंट्रोल कर रहा है कंपनी को. Shadow director is a term suitable for a person who tries to hide that he or she is controlling a company and its operations. A shadow director may provide guidance, advice, or instructions to the board or management, often acting behind the scenes. तो ये उनको गाइडेंस दे सकता है, एडवाइस दे सकता है, बट ही विल हाइड हिज पोजीशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. थर्ड इज एडिशनल डायरेक्टर. एक एक कंपनी एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती है, लेकिन वो ऑथराइज होना चाहिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर. वन पॉइंट टू बी कंसीडर्ड वाइल दिस अपॉइंटमेंट इज दैट total number of directors including additional directors should not exceed the maximum strength fixed by this articles of association. अब जो एओ है, एओए होता है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट ही अलाउ करता है. तो ये मेक श्योर करना है कंपनी को कि जो एडिशनल डायरेक्टर के आने से वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ एक्सीड ना हो जाए. That this director can hold the office management only till the next AGM. अगले एनुअल जनरल मीटिंग तक ही वो होल्ड कर सकता है वो पोजीशन. फोर्थ टाइप ऑफ डायरेक्टर इज ऑल्टरनेट डायरेक्टर. अब जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर को तब अपॉइंट किया जाता है कि जब ओरिजिनल हमारा जो डायरेक्टर है ऑफिशियली अगर वो कुछ टाइम के लिए बाहर है या वो कंपनी के मीटिंग्स में नहीं आ पा रहा है तो उसके लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर होता है. लेकिन जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर का जो भी टर्म है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए जो भी ओरिजिनल डायरेक्टर है उसके टर्म से. एक बार इसकी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं. Alternate director is appointed to act for original director during his absence for a period of not less than 3 months from India. Such director can be appointed by the board by passing a resolution in the board meeting. One point to be kept in mind is the term of alternate director shall not exceed the original term permissible to the original director. Fifth type of director is a casual director. ये अपॉइंट किया जाता है जब कोई भी एकदम से वैकेंसी हो जाती है जिसका रीजन कुछ भी हो सकता है. डेथ हो गया, क्या किसी डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया, किन रीजंस की वजह से वो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है उसे या उसको रिमूव कर दिया गया है या वो इंसॉल्वेंट हो गया. तो इस टाइम पे जो भी फिलिंग होती है उस पोजीशन की तो उसको हम बोलते हैं कैजुअल डायरेक्टर. Timely filling of casual vacancy is termed important for smooth working of the company. In case of articles being silent about casual vacancy, the shareholders can fill it by taking a decision in the general meeting. The tenure of casual director lasts till the term specified during the original director's appointment. तो जो भी ओरिजिनल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट था उस टर्म तक हमारा कैजुअल डायरेक्टर रहता है. सिक्स टाइप ऑफ डायरेक्टर इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. This is a senior management position held by a person who is both a manager, both a member of the board of directors and actively engaged in management of day-to-day responsibilities and other major affairs of the company.
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक बोर्ड डायरेक्टर होता है जो पर्सन एक मेंबर भी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, और वो डेली के जो डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। और अगर इसके एग्जांपल देखें तो फाइनेंस डायरेक्टर है, प्रोडक्शन डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर है, ये कुछ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के अंडर ही आते हैं। नेक्स्ट इज सेवन टाइप ऑफ डायरेक्टर्स इज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ये वो डायरेक्टर्स है जो मेंबर हो सकते हैं बोर्ड के, बट दे डोंट टेक पार्ट इन मैनेजमेंट की डे टू डे एक्टिविटीज। ये बस उसका सीधा ऑपोजिट है कि वो पार्ट लेते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ये नहीं लेते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स फोकस ऑन स्ट्रैटेजी, गवर्नेंस एंड ओवरसीइंग द ऑपरेशन। और अगर एग्जाम्पल देखें तो इसके अंदर प्रोफेशनल डायरेक्टर्स और नॉमिनी डायरेक्टर्स नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की कैटेगरी में आते हैं। लास्ट टाइप ऑफ डायरेक्टर इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब वो होता है डायरेक्टर हु इज अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर, और ना ही वो होल टाइम डायरेक्टर और ना ही वो नॉमिनी डायरेक्टर है। दे शुड नॉट हैव एनी फाइनेंशियल और पर्सनल टाइज with the company, its holding, its subsidiary, or their associate company that influence their impartiality. This include not only being an employer of this includes not being an employee or former employee of the company. अब जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसका कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट कंपनी के साथ नहीं होना चाहिए, ना ही उसके कोई फाइनेंशियल टाइज होनी चाहिए उसकी कंपनी उस कंपनी के साथ, उसकी होल्डिंग्स के साथ, उसकी सब्सिडरी के साथ, और इवन उसके एसोसिएट कंपनी के साथ। तो और ना ही वो एम्प्लॉय हो सकता है और ना ही वो फॉर्मर एम्प्लॉय हो सकता है कंपनी का। अब लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द डायरेक्टर। फर्स्ट इज फिड्यूशरी ड्यूटीज। इसका यह मतलब होता है कि जो डायरेक्टर्स हैं उनको अपनी पावर बिल्कुल ऑनेस्टी से यूज करनी है और उनको बिल्कुल बेनिफिट के लिए काम करना है कंपनी के लिए, और दे शुड नॉट मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट बाय यूजिंग देयर पोजीशन। Second is duties of skill, care, and diligence. Director should carry their duty with proper care and apply the necessary skills for completion of the assigned task. उनको अपनी ड्यूटीज प्रॉपरली कैरी करनी चाहिए। थर्ड इज ड्यूटी टू अटेंड बोर्ड मीटिंग्स। अब डायरेक्टर्स जो हैं उनको प्रेजेंट होना जरूरी है, जो भी बोर्ड मीटिंग्स हैं दे शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट एंड कंट्रीब्यूट टू डिसीजन मेकिंग। Fourth is duty of proper delegation. Delegation of tasks should be done in accordance with the authority provided under the act or constitution of the company. अब जो भी डेलीगेशन का जो भी रूल्स हैं, जो भी कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या जो भी एक्ट के हिसाब से डायरेक्टर्स को वो भी करनी चाहिए। Board of Directors. The board includes all directors appointed by the shareholders to represent their interests and well management of the company. The board has power related to management, delegation and promotional of interest of the firm. अब इसके अंदर वो सारे लोग आते हैं जिनको शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया है उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए, और इसके बहुत सारे उनको कुछ पावर्स भी दी जाती हैं। अब हम देखते हैं कि शेयर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनकी पावर क्या होती है। फर्स्ट इज मेक कॉल ऑन शेयर होल्डर्स इन रिस्पेक्ट टू मनी अनपेड ऑन देयर शेयर्स। ये शेयर होल्डर्स से जो भी उनका अनपेड अमाउंट है शेयर्स का उसको कॉल कर सकते हैं। सेकंड इज इशू डिबेंचर्स। वो डिबेंचर्स भी इशू कर सकते हैं कंपनी के नेम पे टू रेज द फंड्स। बोर्ड हैज द पावर टू रेज मनी बाय इशूइंग डिबेंचर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स। थर्ड इज इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी के पास सरप्लस प्रॉफिट्स हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन लेता है कि उस फंड को हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। फोर्थ इज बोरो मनी। फंड्स कैन बी बोरोड फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स बाय द बोर्ड। अगर किसी कंपनी को और फंड्स चाहिए तो बोर्ड बोरो करेगा और उसके लिए डिसीजंस लेगा कि कहाँ से बोरो करना है, क्या करना है, कैसे करना है। There are many more powers specified by the Companies Act. These include filling the empty vacancies in the board, to receive the notice of disclosure of shareholder of directors, to appoint a person as managing director, or to make investments in the company that belong to the same group. तो ये भी कुछ powers हैं board of directors की। अब जो नेक्स्ट आता है दैट इज रोल ऑफ डायरेक्टर्स, कि डायरेक्टर का रोल क्या होता है। फर्स्ट इज कमिटमेंट टू द कंपनी। बोर्ड शुड प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स एंड वर्क विद डिलीजेंस एंड कमिटमेंट फॉर एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द फर्म। अब जो डायरेक्टर्स हैं उनको बिल्कुल कंपनी से कमिटमेंट, प्रॉपर कमिटमेंट रखनी है और उनको ऐसे काम करना है जिससे वो सभी स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सके। सेकेंड इज कैरी डिस्कशंस। All issues related to the business should be discussed among the board and decisions should be taken accordingly. Board should work on setting priorities within all concerned issues and give everyone the opportunity to present their thoughts. अब जो भी decisions होते हैं वो सबको शेयर होल्डर से का भी उनमें ओपिनियन लेना चाहिए हमें, तो इसमें everyone should given the opportunity to present their thoughts. तो डायरेक्टर्स को ये डिस्कशंस कराने होते हैं। थर्ड इज क्लियर डिसीजन मेकिंग। A good duty bound and responsible director is never afraid to share his or her thoughts with the group.
he or she can register dissent when and where needed. अब डिसीजन मेकिंग जो लेनी होगी डायरेक्टर को, जो एक ड्यूटी, जो भी अपना ड्यूटी फुल कर रहा है, जो भी अपना डायरेक्टर, जो रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टर है, वो कभी भी अपने थॉट सामने रखने से नहीं डरता है, और उसको एक सबके थॉट सुन के एक प्रॉपर अच्छी डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। फोर्थ इज एम्प्लॉयमेंट ऑफ सीईओ। Directors carry the responsibility of employment and dismissal of the CEO. The board should make every effort to appoint the best available talent as CEO. तो जो भी सीईओ को अगर एम्प्लॉयमेंट देना है या उसको हटाना है, तो वो हमारा डायरेक्टर्स का रोल होता है। फिफ्थ इज एक्विजिशन डिसीजंस। अगर एक कंपनी को और आगे किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करना है या मर्ज करना है, कुछ भी करना है, तो बोर्ड का डिसीजन होता है कि इसमें करे कि नहीं करे, कि ये वर्दी एक्विजिशन होगा अभी कि नहीं होगा। सिक्स्थ इज लॉन्ग टर्म विजन। Board is committed to act for the best interest of the company and its stakeholder. They should try to build long-term relationship with all stakeholders for ensuring smooth working of the firm. तो उन्हें ऐसा काम करना है जो पूरी कंपनी के लिए, उसके स्टेक होल्डर्स के लिए, उसके एम्प्लॉयज के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, सबके लिए लॉन्ग टर्म विजन देख के कि सबको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट और बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है कमिटीज एंड देयर फंक्शंस। कमेटी कुछ लोगों का एसोसिएशन ऑफ पीपल है, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो एक पर्टिकुलर मैटर्स पे डिसीजन लेता है। एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ कमिटी इज कंसीडर्ड एज अ स्मॉल एसोसिएशन ऑफ पीपल और एक्सपर्ट्स intended to take major decision and form recommendation for various matters. Board committees are generally set up when issues seem very complex, require thorough discussion, or numerous topics are taken to be in consideration. Various committees should be formed in accordance with the articles of association of the firm. अब कुछ कमेटी जब सेट करी जाती है जब इशू बहुत बड़ा हो जाता है या उसके अंदर बहुत ज्यादा थोरो डिस्कशन चाहिए, और कुछ कमेटी फॉर्म करी जाती है जैसा कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है फर्म के। अब कमिटीज होती हैं वो मैंडेटरी कमेटी भी हो सकती है और नॉन मैंडेटरी कमेटी भी हो सकती है। अब चार ऐसी मैंडेटरी कमेटी होती है जो हर एक उसमें कंपनी के अंदर होनी चाहिए। फर्स्ट इज ऑडिट, रेम्यूनरेशन, शेयर होल्डर ग्रीवांस, नॉमिनेशन। और जो नॉन मैंडेटरी कमेटी है उसमें आती है तीन, कॉम्प्लायंस, इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो एक एक करके हम इन सबको देखते हैं। जो फर्स्ट मैंडेटरी कमेटी है दैट इज ऑडिट कमेटी। Audit committee is considered as one of the most important subcommittees in a company. It acts as a linking pin between the board, internal audit committee and external auditors. अब जो audit committee है ये एक सबको कनेक्ट करती है। किसको कनेक्ट करती है? बोर्ड को, इंटरनल ऑडिट कमेटी को, और जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स कंपनी हायर करती है उनको। The committee oversees company's financial reporting process and disclosure of financial statements. Audit committee usually meets 3 to 4 times a year to discuss various financial matters, appointed एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। ये साल में 3 से 4 बार मिलती है ये सब डिस्कस करने के लिए। अब बात आती है कि कॉम्पोजिशन क्या है ऑडिट कमेटी का। और कमेटी टेंड्स टू हैव मिनिमम 3 डायरेक्टर्स एज मेंबर्स एंड 2/3 of the members of the audit company shall be independent directors. Second is, all members of audit committee shall have a basic understanding of the field of finance, and at least one member should have accounting and financial management experience and expertise. ये हमने यूनिट 4 में भी देखा था कि जब जो कमेटी में एक मेंबर होना चाहिए उसको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए और एक्सपर्टीज होनी चाहिए उस फील्ड में। थर्ड इज, चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी विल बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इस कमेटी का जो भी चेयरमैन होगा वो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। Fourth, chairman tends to be present at annual general meetings to answer audit related queries of the shareholders. अब जो चेयरमैन होगा, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसका एनुअल जनरल मीटिंग में होना पड़ेगा ताकि वो शेयर होल्डर्स की जितनी भी क्वेरीज है उन सबको आंसर कर सके। फिफ्थ इज, कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन एक्ट एज द सेक्रेटरी ऑफ दिस कमिटी। जो भी हमारी कंपनी के सेक्रेटरी है वो ऑडिट कमेटी का भी सेक्रेटरी बन सकता है। सिक्स्थ इज, द मेंबर ऑफ द कमिटी आर अपॉइंटेड इन एनुअल जनरल मीटिंग। अब इस ऑडिट कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं उनको एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट किए जाते हैं। अब इनकी पावर्स क्या होती हैं? टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयज एंड एग्जीक्यूटिव्स। ये एम्प्लॉयज से, एग्जीक्यूटिव से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि कहाँ पैसा जा रहा है, कैसे आ रहा है, या कुछ भी है जो भी इनको रिक्वायर्ड है। सेकंड इज टू ऑब्टेन एडवाइस ऑन लीगल मैटर्स फ्रॉम एक्सपर्ट्स। अगर इनको किसी लीगल मैटर पे एडवाइस चाहिए तो एक्सपर्ट से ले सकते हैं। थर्ड इज टू इन्वेस्टिगेट फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज को भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। Now, let's talk about what is the role of audit committee. First is overseeing company's financial reporting progress. ये जो भी कंपनी की रिपोर्ट होती है उसका पूरा प्रोसेस देखता है।
Second is proper disclosure of financial information to ensure creditability and compliance with the norms of the company. अब एक कंपनी को अपना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का पूरा डिस्क्लोजर करना पड़ता है, तो ये कमेटी ये चेक करती है कि प्रॉपरली वो इंफॉर्मेशन बन पा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो प्रॉपरली रिलीज हो रही है कि नहीं, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है. थर्ड इज रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट्यूटरी ऑडिटर एंड फिक्सिंग हिज और ऑडिट फीस. अब जो भी स्टेट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट करती है ये कमेटी उसको सजेस्ट करती है, और उसका जो रेम्यूनरेशन है वो भी ये कमेटी डिसाइड करती है. फोर्थ इज रिव्यूइंग एंड डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू द बोर्ड. ये रिव्यू करती है और डिस्क्लोज करती है जो भी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है बोर्ड को, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनको. फिफ्थ इज एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ स्टैट्यूटरी एंड इंटरनल ऑडिटर्स. अब ये जो इंटरनल ऑडिटर्स जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है ये भी हायर भी करते हैं, उसका फीस भी देखते हैं और उसकी परफॉर्मेंस भी यही देखते हैं. सिक्स्थ इज अरेंजिंग डिस्कशंस विद ऑडिट टीम ओवर फाइंडिंग्स एंड फॉलो अप ऑफ द पोस्ट ऑडिट मैटर्स. ये डिस्कशंस अरेंज करती है ऑडिट टीम के साथ और देखती है कि उनका काम प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं. सेवेंथ इज रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म. कि जो भी कोई भी अगर कंपनी के अंदर फ्रॉड हो रहा है या कुछ भी कोई भी मिस हैपनिंग डिटेक्ट होती है तो ये उस चीज को भी रिव्यू करती है. कैरी आउट ऑल अदर फंक्शंस मेंशन्ड इन द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द ऑडिट कमेटी. और जो भी ऑडिट कमेटी के अंदर वर्क जो भी उनको असाइंड है उसमें भी ये हेल्प करती है. अब इसमें आप ये सारी अगर देखो तो फंक्शंस आपस में लिंक्ड हैं, आप इनमें से कोई भी थोड़े बहुत याद करके अगर लिख सकते हो. ऑडिट कमेटी इज इंपॉर्टेंट, ये आप दो तीन जगह आपको ऑडिट कमेटी के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इन सब में कॉमन पॉइंट्स ही हैं अगर आप नोटिस करो तो. सेकंड इज जो मैंडेटरी कमेटी है वो है रेम्यूनरेशन कमेटी. It approves and formulates policies related to compensation, pension, and other allowances offered by the company. Remuneration Committee helps in checking malpractices taking place in the organization and designing an effective remuneration policy. An effective remuneration policy offers check on excessive payments, pay hikes, fair investments, etc. अब जो रेमुनरेशन कमेटी होती है वो डिसाइड करती है कि क्या कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, पेंशन कितनी होनी चाहिए, और जो भी अदर अलाउंस है कंपनी के, जैसे ट्रैवल अलाउंस दे रही है आपको या रेंट अलाउंस दे रही है, तो वो कितना होना चाहिए. और ये भी ट्रैक रखती है कि एकदम से एक्सेसिव पेमेंट तो नहीं हो रही, ज्यादा हाइक्स तो नहीं मिल गए हैं, या फेयर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिए जा रहे हैं कि नहीं. अगर इस कमेटी के कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें, it has at least three non-executive directors and chairman of the committee shall be an independent director. अब इसके अंदर कम से कम तीन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए और इसका जो चेयरमैन होना चाहिए वो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए. Now let's talk about what is the role of remuneration committee. First is determine and recommend to the board of framework and policies relating to the salaries, benefits, pension and termination payment of chairman, CEO, directors and other members of the senior management. अब ये जो कमेटी है ये रिकमेंड करती है बोर्ड को पॉलिसीज बनाने के लिए, सैलरी से, बेनिफिट्स के लिए, पेंशन्स के लिए. और जब टर्मिनेशन पेमेंट, जब अगर ये किसी एक पर्टिकुलर जैसे सीईओ है या चेयरमैन है, उनका कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट जैसे खत्म हो गया या वो अब रिटायर हो रहे हैं, तो उनके टर्मिनेशन पेमेंट जब वो लीव करेंगे तो उनको क्या पे करना है, ये भी हमारी रेम्यूनरेशन कमेटी रिकमेंड करती है बोर्ड को. सेकेंड इज टू डिटरमाइन रेम्यूनरेशन पैकेजेस, सेम थिंग. थर्ड इज फॉर्मुलेशन ऑफ परफॉर्मेंस रिलेटेड स्कीम्स ऑपरेटेड विद इन द कंपनी. कि जो परफॉर्मेंस, किसी कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको क्या हाइक्स मिलने चाहिए, ये सब भी ये कमेटी डिसाइड करती है. फोर्थ इज रिक्वेस्ट अप्रूवल ऑन इंसेंटिव स्कीम फ्रॉम द शेयर होल्डर एंड मैनेजमेंट. तो ये अप्रूव करती है कोई भी अगर इंसेंटिव स्कीम्स है शेयर होल्डर्स की या मैनेजमेंट की. फिफ्थ इज फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसीज रिलेटेड टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान एंड देयर अप्रूवल फ्रॉम द शेयर होल्डर्स. अब एम्प्लॉयज को भी कुछ शेयर्स दिए जाते हैं तो ये सब भी रेम्यूनरेशन कमेटी देखती है. फिफ्थ थर्ड टाइप ऑफ जो हमारी मैंडेटरी कमेटी है दैट इज नॉमिनेशन कमेटी. This committee is in charge of formulating policies and offering recommendations to the board in context of nomination, appointment of directors, etc. तो ये पॉलिसीज बनाती है और रिकमेंडेशंस देती है बोर्ड को ताकि वो अपॉइंटमेंट कर सके डायरेक्टर्स की या अदर members की. The committee is also required to develop a selection procedure for candidates and consider different criteria of selection and appointments. अब इस कमेटी को सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा बनाना होता है और अलग अलग क्राइटेरिया सेट करने होते हैं ताकि जिससे हम कैंडिडेट को ले सके. Formulating a nomination committee is considered as good governance practice. Nomination committee will be constituted with at least three non-executive directors, out of which majority should be independent directors.
द नॉमिनेशन कमेटी सबमिट्स इज फाइनल रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये हमने रेमुनरेशन कमेटी में भी देखा था, उधर भी एटलीस्ट 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स थे, इधर भी एटलीस्ट 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, बट इधर जो मेजोरिटी होनी चाहिए वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की होनी चाहिए। अब देखते हैं कि नॉमिनेशन कमेटी का रोल क्या है। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन एंड रिकमेंडेशन ऑफ नॉमिनीज फॉर मेंबरशिप टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये आइडेंटिफाई करता है और रिकमेंड करता है बोर्ड को कि किन लोगों को कंसीडर करना चाहिए फॉर द पोजीशन। Assessing and analyzing various necessary competencies and characteristics required for board membership। ये फिगर आउट करता है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए बोर्ड मेंबर का होने के लिए। थर्ड इज फॉर्मुलेटिंग एंड रिव्यूइंग सक्सेशन प्लान्स टू मेंटेन अ स्मूथ वर्किंग एनवायरनमेंट। ये रिव्यू करता है सक्सेशन प्लान्स को ताकि हमारा जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसमें बिल्कुल स्मूथली सब काम हो। फोर्थ इज फॉर्मुलेटिंग एंड कंडक्टिंग इंडक्शन प्रोग्राम्स फॉर द न्यू डायरेक्टर्स। तो जो भी नए डायरेक्टर्स आते हैं उनके लिए उनका सब कुछ उनके समझाना कि कैसे कंपनी में होता है, तो वो सब भी ये कराता है। रिव्यूइंग द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग द सीईओ। ये सभी एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को रिव्यू करता है इंक्लूडिंग द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सिक्स्थ इज फॉर्मुलेटिंग टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ टर्मिनेशन। कि जब कोई कंपनी लीव करेगा तो जो क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी वो भी ये कमेटी डिसाइड करती है। नेक्स्ट इज शेयर होल्डर ग्रीवांस कमेटी। This subcommittee creates an effective and well-defined framework for effective participation of shareholders in general meetings of the company. It looks into various grievances raised by the shareholders on matters like transfer of securities, non-receipt of balance sheet, matters related to dividend, etc. अब ये जो कमेटी होती है ये सबका जो भी जनरल मीटिंग में जो भी शेयर होल्डर्स की क्वेरीज होती हैं या जो भी उन्हें ग्रीवेंसेस जो उन्होंने रेज किए होते हैं, कुछ भी हो सकता है वो कि डिविडेंड रिलेटेड है, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज रिलेटेड है, ये कमेटी उन सबको एड्रेस करती है। द कंपनी ऑल्सो वर्क्स इन कंप्लायंस विद द सेबी गाइडलाइंस ऑन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। द कमेटी ऑल्सो लुक्स फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ रजिस्ट्रार्स एंड ट्रांसफर एजेंट्स ऑफ द कंपनी। अब इसका रोल देखते हैं। फर्स्ट इज रिव्यू ऑल इंस्ट्रूमेंट्स ऑप्टेड फॉर रिड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर्स एंड डिपोजिटर्स कंप्लेंट। ये जो भी कंप्लेंट्स होती है उन सबको रिव्यू करती है। सेकंड इज असिस्ट द मैनेजमेंट इन रिव्यूइंग द सबमिटेड कंप्लेंट्स एंड स्टेटस ऑफ दीज कंप्लेंट्स। ये मैनेजमेंट की हेल्प करती है इन सब जो भी कंप्लेंट्स होती है उनको रिव्यू करने में। थर्ड इज मॉनिटर द सर्विसेज प्रोवाइड बाय रजिस्ट्रार्स एंड ट्रांसफर एजेंट्स। जो भी ट्रांसफर एजेंट्स होते हैं, रजिस्ट्रार होते हैं, उनकी सर्विसेज को भी मॉनिटर करते हैं। Fourth is review the status of litigations filed or against by or against the shareholders of the company। ये देखता है जो भी अगर कोई भी लिटिगेशन फाइल किया गया है शेयर होल्डर्स ने कंपनी में, ये उस सबको रिव्यू करता है। फिफ्थ इज फॉर्मुलेट प्रोसीजर्स फॉर स्पीडी रेजोल्यूशन ऑफ वेरियस कंप्लेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स। ये ट्राई करता है कि जल्दी से जल्दी जो भी कंप्लेंट्स आई है शेयर होल्डर को उनको सॉल्व करने के लिए। Sixth is review the matters related to uploading of data related to unclaimed deposit dividends to website of investor education and protection fund। अब इसको जो भी डेटा अपलोड करना होता है डिविडेंड्स वगैरह का वो भी यही कमेटी देखती है। सेवेंथ इज ऑल अदर मैटर रिलेटेड रिक्वायर्ड टू बी लुक्ड आफ्टर एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द बोर्ड। और इसके अलावा जो भी मैटर्स को बोर्ड इनको स्पेसिफाई करता है इन्हें वो सब देखने होते हैं। अब जो नॉन मैंडेटरी कमेटी होती हैं वो है, फर्स्ट है Compliance Committee। Compliance Committee was established to ensure that companies complying with legal and regulatory obligations set by the law। ये कमेटी ये मेक श्योर करती है कि कंपनी सारे लीगल और रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर रहा है। इट मॉनिटर्स कंपनीज कंप्लायंस विद वेरियस कॉर्पोरेट पॉलिसीज, कोड्स एंड प्रैक्टिसेस। Committee consists of at least 3 directors who are not the members of the management. The board of directors appoint the committee's chairman। इसके अंदर भी ऐसे कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए जो मेंबर नहीं है मैनेजमेंट के, मतलब कम से कम 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है? सॉरी। As the audit committee looks into financial matters, compliance committee looks into non-financial matters related to law regulations। अब जो ऑडिट कमेटी है वो फाइनेंशियल मैटर्स देखती है, लेकिन जो कंप्लायंस कमेटी होती है वो नॉन फाइनेंशियल मैटर्स देखती है। The committee also oversees the company's compliance with set rules and regulation। It also looks into matter related to insider trading, related party transaction, etc। अब ये देखिए तो देखती है कि कंपनी अब सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रही है कि नहीं, इंसाइडर ट्रेडिंग या रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन पे भी ध्यान देती है। थर्ड इज द कमिटी ऑल्सो इन्वेस्टिगेट मैटर रिलेटेड टू नॉन कंप्लायंस विद कंपनीज पॉलिसीज, प्रोसीजर
or any violation that have occurred. This is the same thing जो हमने definition के अंदर पढ़ी थी. Fourth, the committee also reviews the complaints received from inside or outside of the company. अगर कोई भी कंपनी कंप्लेन हुई है कंपनी की, वो बेशक इनसाइडर ने करी है किसी आउटसाइडर ने करी है, ये उसको भी रिव्यू करता है. The committee has to carry out any other duty assigned by the board. ये पॉइंट तो आप हर जगह लिख सकते हो कि बोर्ड ने जो बोला है वो कमेटी को करना पड़ेगा. अब जो सेकंड टाइप की नॉन मैंडेटरी कमेटी है, दैट इज इन्वेस्टमेंट कमेटी. This committee assists the board in taking investment related decisions. It focuses on drafting investment policies and strategies. Committee also reviews the performance of the company's investment and capital expenditure. अब ये कमेटी असिस्ट करती है बोर्ड को इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के अंदर. ये पॉलिसीज देखती है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज देखती है, उसके लिए स्ट्रेटजीज बनाती है और बोर्ड को हेल्प करती है. This committee consists of at least 3 directors appointed by the board and 1 director is appointed by the chairman of the committee. अब इसके अंदर कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए जो बोर्ड अपॉइंट करेगा, और जो एक डायरेक्टर होता है उसी को चेयरमैन ऑफ द कमेटी बना देते हैं ये लोग. अब इस कमेटी की कुछ पावर्स होती हैं. फर्स्ट इज द कमेटी इज रिक्वायर्ड टू ड्राफ्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज. इसको इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज और गाइडलाइंस ड्राफ्ट करनी होती है. द कमेटी हैज टू डिफाइन परमिसिबल एसेट्स फॉर द इन्वेस्टमेंट. इसको एसेट्स कितने परमिसिबल एसेट्स हैं इन्वेस्टमेंट के लिए वो भी इसको डिफाइन करना पड़ता है. Committee is required to approve allocation of strategic assets and individual investments. Fourth, the member and the chairman are required to approve any amendments to the investment plans. अब जो भी अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर कोई भी चेंजेस हैं तो इसके मेंबर और इसके चेयरमैन को इसको अप्रूव करना पड़ता है. Fifth is the committee is also required to monitor investment performance. It compares the investment plan to actual returns from time to time. ये देखता है कि जो भी जो इन्वेस्टमेंट हमने करी है वो उसका कैसा परफॉर्मेंस आ रहा है, और इसको ये भी चेक करना कंपेयर करना होता है कि टाइम टू टाइम क्या हमें इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आ रहा है. इट इज एंगेज इन रिव्यूइंग इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्ट्रेटजी एंड अदर प्लान्स ऑफ द कंपनी. अब जो हमारी नेक्स्ट नॉन मैंडेटरी कमेटी है दैट इज रिस्क मैनेजमेंट कमेटी. It helps the board in identifying current and potential risk. The committee is responsible for evaluating company's risk tolerance and management. The committee comprises of at least 3 non-executive directors as well as the chief executive and financial director. तो basically ये committee help करती है हमें identify करने के लिए कि current risk क्या है और potential risk क्या हो सकते हैं. अब इसके functions देखते हैं. The committee is responsible for reviewing the risk management policies. जो भी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज मैनेजमेंट ने बनाई है उनको इनको देखना होता है. एंगेज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क पॉलिसी. पहले जो पॉलिसीज ऑलरेडी हैं उनको रिव्यू करेंगे, फिर ये देखेंगे कि वो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी कंपनी में इम्प्लीमेंट है भी कि नहीं, वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो पा रही है कि नहीं. थर्ड इज ensure that proper risk management system are applied and proper application of strategies, ethics, reporting and compliance is done. ये मेक श्योर करते हैं कि प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है कि नहीं. फोर्थ, evaluate the risk tolerance of the firm and report it to the management of the board. ये evaluate करते हैं कि proper risk tolerance firm में हो रही है कि नहीं. Fifth, make use of risk indicators for evaluating risk. तो बहुत सारे risk indicators होते हैं, अब risk management company उन सबको use करती है. Sixth, advise board on risk management policies and procedures. board को भी ये advise करती है. प्रिपेयर अ रिव्यू रिपोर्ट ऑन रिस्क मैनेजमेंट. अब ये रिव्यू रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर एक रिव्यू रिपोर्ट भी बनाती है और एनुअल मीटिंग के अंदर कंपनी को दिखाती भी है. द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट रेगुलरली टू द ऑडिट कमेटी एज वेल एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अब इसका जो भी चेयरमैन है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रेगुलरली जाना होता है और उसको सब कुछ जो भी मेजर फाइंडिंग्स है, एक्टिविटीज और रिकमेंडेशन है वो दिखानी होती है. अब जिसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज इनसाइडर ट्रेडिंग. इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि बाइंग और सेलिंग ऑफ कंपनी सिक्योरिटीज बाय द इंडिविजुअल्स हु हैव एक्सेस टू मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन. दिस इंक्लूड्स एम्प्लॉय एग्जीक्यूटिव्स और एसोसिएट्स हु एक्सप्लॉइट कॉन्फिडेंशियल डेटा फॉर पर्सनल गेन. अब जैसे एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसको ये पता है कि कंपनी के शेयर प्राइसेस एकदम से जैसे डबल होने वाले हैं, तो उसने ये इन्फॉर्मेशन जाके अपने किसी फ्रेंड को बता दिया और उस फ्रेंड ने कंपनी के बहुत सारे शेयर्स ले लिए जो कुछ दिनों में डबल हो जाएंगे. तो दिस इज कॉल्ड इनसाइडर ट्रेडिंग. क्या अगर किसी ने ये बता दिया कि कंपनी के प्राइसेस तो शेयर प्राइसेस बिल्कुल क्रैश होने वाला है, आप अभी सेल कर दो, तो जो भी अगर जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन होती है, अगर किसी बाहर जा रही है तो दैट इज कॉल्ड इनसाइडर ट्रेडिंग. अब इससे क्या क्या होता है.
फर्स्ट इज इरोड ट्रस्ट। अब जो भी इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है, कुछ अगर कुछ इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्मेशन है, ये नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, कुछ को नहीं है, तो इससे जो उनका ट्रस्ट है वो खत्म हो जाता है। सेकंड इज अनफेयर एडवांटेज। अब ये कुछ जो भी जिसने भी इनसाइडर ट्रेडिंग करी है, वो उस इन्फॉर्मेशन से जिसने भी हेल्प ली है उसको एक अनफेयर एडवांटेज मिलता है। थर्ड इज ब्रीच ऑफ ड्यूटी। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनकी फिड्यूशरी ड्यूटीज होती है कि वो सब ऑनेस्टी से करेंगे, कंपनी के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। बट अगर वो इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अपनी ड्यूटी से दूर भाग रहे हैं और उसको फुलफिल नहीं कर रहे, दैट इज ब्रीच ऑफ ड्यूटी। फोर्थ इज लीगल एंड रेपुटेशन रिस्क। सॉरी, एक सेकेंड, इसका चेंज हो गया है ये। नाउ इट्स फाइन। लीगल एंड रेपुटेशन रिस्क। अब अगर किसी कंपनी में इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है और ये अगर बात जैसे बाहर आ जाती है कि स्कैम जो भी हुआ है, तो उसके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जाता है और इससे जो कंपनी की इमेज है वो कंपनी की इमेज पे काफी इम्पैक्ट आता है। अब इस पे पेनल्टीज क्या क्या होती हैं अगर किसी ने इनसाइडर ट्रेडिंग करी है तो उस पे। फर्स्ट इज फाइन्स एंड इम्प्रिजनमेंट, उसको जेल हो सकती है, उसको फाइन देने पड़ सकते हैं। सेकंड इज लीगल सिविल लॉ सूट्स, उसके ऊपर केस हो सकता है, उसको जो भी बहुत सारे इसकी वजह से केसेस लगने पड़ सकते हैं। थर्ड इज सीजर ऑफ इलीगल गेन्स। अब उसको जो भी इलीगली उसने पैसा कमाया उससे वो सब वापस लिया जा सकता है। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एक फेमस केस है। जो राजा जो राजा था नाम थे, उन्होंने 2009 में he was a chief and the founder of the hedge fund Galen Group was accused of using insider information gained from other officers for insider trading. This misconduct became one of the greatest insider trading scandals in United States financial market history. अब इन्होंने insider trading यूज करी थी और ये स्कैंडल बाहर आ गया था और ये अब तक यूएस के अंदर बहुत बड़ा स्कैंडल माना जाता है फाइनेंशियल मार्केट हिस्ट्री के अंदर। अब प्रिवेंशन कैसे हो सकता है इसका? फर्स्ट इज विसल ब्लोअर प्रोग्राम। अटेंशन शुड बी गिवन टू विसल ब्लोअर प्रोग्राम डिजाइन टू गेट एम्प्लॉइज टू रिपोर्ट सस्पिशियस एक्टिविटीज एनोनिमसली। अब मतलब इसके अंदर एम्प्लॉयज को ट्रेन किया जाता है कि कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी है तो आप उसको रिपोर्ट करो। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप अपना नेम रिवील करो, आप उसको विदाउट योर नेम आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो। सेकंड इज कोड ऑफ एथिक्स एंड ट्रेनिंग। जो कॉर्पोरेट एथिक कोड्स हैं उसको बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रिक्ट मेजर्स होने चाहिए इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर, लीगल और एथिकल एस्पेक्ट्स को बिजनेस को कंसीडर करते हुए। और इसके अंदर सेमिनार्स भी होने चाहिए बहुत ज्यादा, ट्रेनिंग होनी चाहिए प्रॉपर ताकि कोई ऐसा ना करे। थर्ड इज प्री ट्रेड क्लियरेंस। Companies require that high-ranking employees and other insiders perform money transactions to get pre-authorization. This has given the company to control over the transactions, especially during restricted periods. Fourth is surveillance and monitoring. Corporate governance system also address surveillance of insider trading activities by means of internal compliance, internal auditing, and external monitoring. अब जब अगर इंटरनल ऑडिटिंग भी हो रही है, एक्सटर्नल मॉनिटरिंग भी हो रही है, तो इससे ज्यादा चांसेस होते हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो। नेक्स्ट जो आता है दैट इज विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग इज व्हेन एन एम्प्लॉयर or member of organization reports misconduct such as corruption रिपोर्ट करता है, वो फ्रॉड रिपोर्ट कर रहा है, या लोअर अदर रेगुलेशंस वायलेशंस की अगर कोई भी वायलेशंस हो रही है किसी तरह के जो रेगुलेटरी लॉज हैं कंपनी के उसके अंदर, या अनएथिकल बिहेवियर, जैसे अगर कोई हरासमेंट हो रहा है या रेसिज्म हो रहा है, तो इस सब को भी जो रिपोर्ट करता है। Whistleblowers can disclose the case of wrongdoing by reporting it to the internal members, that is top management, or to external organization जैसे regulatory organization, press और NGOs. अब जो विसल ब्लोअर्स है वो इंटरनल मेंबर्स को भी रिपोर्ट कर सकते हैं और एक्सटर्नल मेंबर्स को भी रिपोर्ट कर सकते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? फर्स्ट इज लॉ एंड एथिकल कॉम्प्लायंस। अगर वो कुछ भी रॉन्ग डूइंग जितनी जल्दी पता लग जाए तो ये हमारे एथिक्स फुलफिल करेगा। सेकंड, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये एनकरेज करता है एथिकल बिहेवियर को और ओपन कम्युनिकेशन को, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा, कुछ भी हिडन नहीं होगा। थर्ड इज शेयर होल्डर प्रोटेक्शन। तो इससे जो भी शेयर होल्डर्स है उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होगा और ये कंपनी के फाइनेंसेस को भी हार्म नहीं करेगा। फोर्थ इज एथिकल कल्चर। ये जो कंपनी की जो रेपुटेशन है उसको भी बचाएगा और उसको लीगल रिस्क से भी प्रोटेक्ट करता है। अब इसके कुछ चैलेंजेस हैं और रिस्क हैं। फर्स्ट इज रिटेलिएशन।
अगर कोई एम्प्लॉय जाके फॉर एग्जांपल रिपोर्ट कर दे रहा है कि ये कंपनी में हो रहा है, तो हो सकता है उसकी जॉब चली जाए, उसको कंपनी ब्लैकलिस्ट कर दे या उसको हरासमेंट फील करना फेस करना पड़े। नेक्स्ट इज फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। बहुत सारे लोग इससे अवॉइड करते हैं ताकि उनको कोई पर्सनल और प्रोफेशनल रिस्क ना उठाने पड़े। थर्ड is legal या reputation damage. It can harm the company image if exposed publicly. इससे कंपनी की पूरी इमेज खराब हो सकती है। फोर्थ इज false reporting. Misuse for personal revenge can damage the trust and credibility. अब अगर कोई इसे अपने पर्सनल रिवेंज के लिए यूज करता है तो उससे काफी दिक्कत हो सकती है। अब कुछ लीगल प्रोटेक्शंस भी हैं, जैसे इंडिया में है विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट है, यूएस में भी है और आगे यूरोप में भी है। तो एक बार आप इसको भी वीडियो पॉज करके यू कैन गो थ्रू इट। और इसका एक फेमस केस भी है, दैट इज एनरॉन का केस। ये हम यूनिट 3 में भी कवर करेंगे। तो अगर आपको एक बार इसको रिवाइज करना है, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू इट। अब इसका जो अगर जो प्रॉपर विसल ब्लोइंग एक्टिविटीज अगर हो रही है, तो इससे क्या होगा, इससे हमारे स्कैम्स कम होंगे। और ये अलाइन करता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी, क्योंकि इससे अकाउंटेबिलिटी प्रमोट हो रही है, शेयर होल्डर स्टेक होल्डर जो भी है उसका इंक्लूजन भी हो रहा है, और ये रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट बिहेवियर। आप इसको सपोर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? फर्स्ट इज एनोनिमस चैलेंज। अब जो अगर बिल्कुल एनोनिमस है कि आपको पता नहीं लग रहा कि क्या कौन कंपनी का का मिसहैपनिंग या फिर मिसकंडक्ट रिपोर्ट कर रहा है, तो इससे जो जो भी विसल ब्लोअर्स है उनकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट होती है। सेकंड इज मैनेजमेंट सपोर्ट। अगर मैनेजमेंट सपोर्ट कर रही है कि कोई भी अनएथिकल बिल्कुल एथिकल काम हो या एथिकल रिपोर्टिंग हो, तो उससे भी ये बढ़ता है। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। एजुकेट एम्प्लॉयज ऑन राइट्स एंड प्रोसीजर्स, कि इनको बिल्कुल आप अच्छे से समझाओ कि उनके क्या राइट्स हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं इन सब के लिए। फोर्थ इज एथिकल पॉलिसीज। रीइंफोर्स विसल ब्लोइंग एज पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज शेयर होल्डर एक्टिविज्म। इसका ये मतलब होता है कि शेयर होल्डर्स यूज करते हैं अपने राइट्स को ताकि वो कंपनी के डिसीजंस हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकें। इसका एम होता है कि कंपनी की प्रैक्टिसेस इंप्रूव हो, गवर्नेंस इंप्रूव हो और कोई भी सोशल या एनवायरमेंटल इशू है उसको एड्रेस कर सकें। अब ये क्या कैसे हो सकता है शेयर होल्डर एक्टिविज्म? फर्स्ट इज प्रॉक्सी वोटिंग। जो भी वोटिंग होती है एनुअल जनरल मीटिंग्स में, मेंबर लाइक बोर्ड इलेक्शंस हो गया, मर्जर्स हो गया, पे हो गया, इसके अंदर। सेकंड इज एंगेजमेंट विद द मैनेजमेंट। वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है मैनेजमेंट से कि कोई भी अगर वो चेंज चाहते हैं तो। थर्ड इज शेयर होल्डर रेजोल्यूशंस। प्रपोजल्स ऑन पॉलिसीज लाइक डाइवर्सिटी पे, तो वो अपना अपना पर्टिकुलर रेजोल्यूशन बना सकते हैं। फोर्थ इज लॉ सूट। वो लीगल एक्शन भी ले सकते हैं शेयर होल्डर्स मिसमैनेजमेंट के अगेंस्ट। फिफ्थ इज पब्लिसिटी। मीडिया कैंपेन्स टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन। वो मीडिया कैंपेन्स भी रन कर सकते हैं ताकि वो अपना जो उनके इश्यूज हैं, जो भी वो केटर करना चाहते हैं या जो भी वो प्रैक्टिसेस इम्पोज करना चाहते हैं, वो जल्दी इम्पोज हो। Third is, what is the role in corporate, what is the shareholder activism role in corporate governance? First is accountability. It challenges poor decisions or excessive pay. अब जो भी कोई भी अगर poor decision कंपनी ले रही है तो उसके लिए उनको accountable होना पड़ेगा. Second is strategic alignment. Push for ESG and shareholder focused strategies. Third is sustainability. It promotes CSR, that is corporate social responsibilities and long-term value. Fourth is गवर्नेंस रिफॉर्म। बोर्ड डाइवर्सिटी है या सीईओ चेयर सेपरेशन है या ट्रांसपेरेंसी, इसमें से कुछ भी हो सकता है। अब ये जो टाइप शेयर होल्डर एक्टिविज्म है किस टाइप का हो सकता है? ये फाइनेंशियल हो सकता है कि कोई भी प्रॉफिट ओरिएंटेड चेंज के लिए, ये गवर्नेंस के लिए हो सकता है कि एग्जीक्यूटिव पे क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, ये ईएसजी के लिए हो सकता है कि एथिकल सोर्सिंग हो रही है कि नहीं, लेबर प्रैक्टिसेस इंप्रूव है कि नहीं, ये सोशल के लिए भी हो सकता है कि सोशल जस्टिस है कि नहीं, रेसिज्म तो नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा। अब इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, दैट इज इम्प्रूव गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। जो आपका गवर्नेंस है वो इम्प्रूव होता है। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी फोकस, आपका लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबिलिटी आती है। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के अगर कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स है जिनके पास कम शेयर्स है तो उनके भी प्रोटेक्शन होती है। अब इसके क्रिटिसिज्म भी है कुछ। ये समटाइम्स इट कैन बी सेल्फ सर्विंग, खुद खुद के बेनिफिट के लिए हो सकता है, शॉर्ट टर्म फोकस हो सकता है। अब जो कंपनी की स्टेबिलिटी है उसको भी हार्म कर सकता है और ये मैनेजमेंट में प्रेशर भी डालता है। अब अगर इसका एग्जांपल देखें तो 2020 में स्टारबक्स के अंदर एक ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स ने ये इनिशिएट किया एक प्रपोजल ऑन रेशियल एंड
racial and gender pay equity policies improvement at Starbucks shareholders meeting. Eventually, the company began to take the necessary measures and heighten the degree of such measures. अब एक ग्रुप ने ये प्रपोजल रेज किया कि जेंडर पे इक्विटी पॉलिसीज होनी चाहिए स्टारबक्स के अंदर, तो बाद में कंपनी ने इस चीज पे मेजर्स लिए. नेक्स्ट टॉपिक इज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. Organizations that pool funds from individuals entities and invest in assets like stocks, bonds, etc. are called institutional investors. अब ऐसी organizations जो कुछ लोगों से फंड इकट्ठा करती है, कुछ एंटिटी से फंड इकट्ठा करती है और बाद में उसको किसी स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देती हैं, वो होती है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. अगर इसके टाइप देखे तो पेंशन फंड्स हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गया, हेज फंड्स हो गया, सॉवरेन वेल्थ फंड्स हो गया, ये सब. अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं? फर्स्ट इज कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी. ये मैनेजमेंट को मॉनिटर करता है और इंश्योर करता है कि डिसीजंस अलाइन विद द शेयर होल्डर इंटरेस्ट. सेकंड, बोर्ड ओवरसाइट. डिमांड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, डाइवर्सिटी, सीईओ, चेयरमैन, चेयरपर्सन सेपरेशन एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन. ये डिमांड करता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो, सीईओ और चेयरमैन अलग अलग हों. Third is proxy voting. Votes on key issues like board elections, remuneration, using forms like IAS, Glass Lewis. Fourth is shareholder activism. File proposals, engage in proxy fights, and interact with management to push for changes. Fifth is long-term sustainability. ये focus करता है कि long-term sustainability goals firm fulfill कर रही है. इसके टाइप्स हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़े. एक बार आप वीडियो पॉज करके इनसे अगर आप थॉरली इनके बारे में देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो. आपको चैलेंजेस भी ये फेस करते हैं. फर्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. अब इसके बहुत अलग दूसरे बिजनेस के टाइज भी होते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनीज के साथ, तो इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है. या शॉर्ट टर्मिज्म. ये क्विक प्रॉफिट्स पे फोकस करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म में हो सकता है ना चले. थर्ड इज पैसिव एंगेजमेंट, स्पेशली इन लार्ज म्यूचुअल फंड्स. इसके अंदर बहुत ज्यादा पैसिव एंगेजमेंट होता है. फोर्थ इज हॉट बिहेवियर, फॉलोइंग अदर इन्वेस्टर्स ब्लाइंडली अफेक्टिंग मार्केट स्टेबिलिटी. ये आज दूसरे इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं बहुत ज्यादा उस पर फोकस करते हैं, इससे मार्केट स्टेबिलिटी भी इफेक्ट हो सकती है. अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज क्लास एक्शन सूट. अब अगर एक कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को अगर किसी पर्टिकुलर चीज की कंप्लेन करनी है, बट एक कंपनी के ऊपर जैसे कंप्लेन करनी है कि वो कोई भी जैसे फ्रॉड कर दिया है, लेकिन ड्यू टू जैसे फाइनेंशियल इश्यूज हो गए या फिर कुछ अगर एक पर्टिकुलर पर्सन एक चीज पे केस कर रहा है या उसी चीज पे कोई लाख मतलब जैसे 1 लाख लोग केस कर रहे हैं या ग्रुप ऑफ पीपल केस कर रहा है, तो उसकी ज्यादा हियरिंग होती है, तो दैट इज कॉल्ड क्लास एक्शन सूट. A legal case where a group of people with similar complaints use a corporation. अब जैसे कि किसी ने अगर सिक्योरिटी फ्रॉड किया है तो उस पे, किसी ने अपनी ऑनेस्टी से ड्यूटी नहीं करी है तो उसके ऊपर, या किसी ने कोई भी कुछ भी हार्म किया है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट लाइबिलिटी है तो उसके ऊपर, या कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए. अब इसका क्लास जो हमारे सूट होते हैं इनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर क्या रोल है? फर्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी. ये मैनेजमेंट को रिस्पॉन्सिबल, जो भी उन्होंने रॉन्ग डूइंग करी है उसके लिए मैनेजमेंट को रिस्पॉन्सिबल बना, मतलब उनको दे हैव टू मैनेजमेंट हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. थर्ड इज सेकंड इज ट्रांसपेरेंसी. ये इंश्योर करता है कि एक्यूरेट डिस्क्लोजर हो रहा है और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो एकदम सच है. थर्ड इज डिटरेंस. थ्रेट ऑफ लॉसूट डिस्करेज मिसकंडक्ट. तो अगर एक कंपनी को डर है कि उसके ऊपर एक लीगल प्रोसीडिंग हो सकती है तो दे विल नॉट, मतलब दे विल दिस विल डिस्करेज जो मिसकंडक्ट. फोर्थ इज शेयर होल्डर राइट. जो इवन जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनका दे विल इंश्योर कि उनको भी जस्टिस मिल रहा है. फिफ्थ इज गवर्नेंस रिफॉर्म्स. लॉसूट ऑफन रिजल्ट इन इम्प्रूव्ड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस. इससे जो भी गवर्नेंस प्रैक्टिसेस है वो काफी हद तक इम्प्रूव होगी. अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? जस्टिस फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स, ये हमने ऊपर देखा. एफिशिएंट रेजोल्यूशन, बहुत ज्यादा मल्टीपल केसेस को एक ही केस के अंदर ये कर देते हैं. थर्ड इज कॉम्पनसेशन. विक्टिम्स ऑफन रिसीव फाइनेंशियल रिकवरी. अब अगर बहुत ज्यादा विक्टिम्स है, अगर वो एक साथ केस लड़ रहे हैं तो जनरली उनको मिल ही जाता है जो भी कॉम्पनसेशन उनको रिक्वायर्ड होता है. लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट. रिफॉर्म्स फ्रॉम सेटलमेंट स्ट्रेंथन इंटरनल कंट्रोल्स. इससे जो इंटरनल कंट्रोल्स है वो स्ट्रेंथन होते हैं. अब इसके लिमिटेशंस भी हो सकते हैं.
हाई कॉस्ट हो सकती है, या लोग इसको मिसयूज कर सकते हैं, या डिलेज हो सकते हैं कि बहुत साल लग सकते हैं कि जो भी केस रिजॉल्व होने में, या फिर रेपुटेशनल डैमेज। पब्लिक लॉ सूट अगर किसी कंपनी में हो जाता है तो काफी उसकी जो रेपुटेशन है वो हार्म होती है। अब इसके कुछ केसेस भी है, आप एग्जांपल्स देखने हो तो यू कैन पॉज एंड गो थ्रू देम। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है दैट इज सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो हम बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसका मतलब होता है कि अगर कोई कंपनी वॉलेंटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है टू क्रिएट एन पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट। अब इसके की एरियाज हो सकते हैं, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पोल्यूशन कम कर रही है, रिसोर्सेज बचा रही है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेक श्योर कर रही है कंपनीज की सारे एम्प्लॉयज को प्रॉपर फेयर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और डाइवर्सिटी भी प्रमोट कर रही है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि कोई भी करप्शन नहीं है, फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं। अब नेक्स्ट जो चीज आती है वो है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर और जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अंदर क्या रिलेशनशिप है। अब जो गवर्नेंस है, अगर गुड आपकी आपकी गवर्नेंस अच्छी है तो वो इंश्योर करेगी कि आप किसी ऐसा एथिकल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिसेस कर रहे हो। नेक्स्ट इज सस्टेनेबिलिटी। जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है और जो सीएसआर है दोनों लॉन्ग टर्म पे फोकस करते हैं। तो अगर they focus on long-term value and environmental, social, and governance goals. Third is stakeholder engagement. Corporate social responsibility expand governance to include all stakeholders, not just shareholders. ये जब CSR है वो expand करता है और ये environment को और आसपास जो लोग रह रहे हैं उन सबको भी involve करता है. Next is transparency. CSR adds non-financial reporting like sustainability reports. अब इसके अंदर और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आती है सीएसआर की वजह से। जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स हैं कि कंपनी ने कहाँ इन्वेस्ट किया है बेटरमेंट के लिए, वो सब भी इंक्लूड की जाती हैं। अब सीएसआर से कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे एनहेंस हो सकता है। फर्स्ट इज रिस्क मैनेजमेंट, कि लीगल और रेपुटेशन रिस्क नहीं होंगे। सेकंड इज रेपुटेशन एंड ब्रांड वैल्यू, कोई अगर एक कंपनी है वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी काम कर रही है तो उसकी ब्रांड इमेज ज्यादा अच्छी होगी। थर्ड इज बोर्ड डाइवर्सिटी, सीएसआर ऐसा प्रमोट करती है कि अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग आए तो इससे जो डाइवर्सिटी है वो भी बढ़ती है। अब अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल्स देखें तो जैसे जो टाटा ग्रुप है वो बहुत फेमस है फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग सीएसआर इन हेल्थ एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट। वो काफी अपना कुछ जो प्रॉफिट का शेयर है वो हेल्थ और एजुकेशन और एनवायरनमेंट के लिए इन्वेस्ट करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स पे यू कैन जस्ट पॉज एंड गो थ्रू ऑल देम। अब जो लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का दैट इज Gandhian trusteeship. It was proposed by Mahatma Gandhi. This concept promotes ethical wealth and management. Business leaders are seen not as owners but as trustees, caretakers of the management, meant to serve society at large, not just themselves or the shareholders. ये बोलती है कि जो बिजनेस लीडर्स हैं वो ओनर्स नहीं होते बट ट्रस्टी होते हैं, और वो उनको लिया जाता है ताकि वो सोसाइटी को सर्व कर सके, खाली खुद को या खाली जो उनके शेयर होल्डर्स हैं उनको नहीं। ये इनकरेज करता है मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल जस्टिस और सस्टेनेबल ग्रोथ ओवर प्रॉफिट मेकिंग। मतलब प्रॉफिट मेकिंग के साथ साथ आपको मोरली भी आप रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, सोशल जस्टिस भी होना चाहिए और सस्टेनेबल ग्रोथ भी होनी चाहिए। अब इसके कुछ की प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट इज वेल्थ एज ट्रस्ट। Wealth is not evil but must be used for social good. Entrepreneurs should manage it for the benefits of all stakeholders, not just shareholders. अब जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको खाली शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए काम नहीं करना चाहिए, उनको पूरे सोसाइटी के हर एक सेक्शन के लिए काम करना चाहिए। Second is ethical business conduct. Promotes honesty, fairness, and transparency in all business dealings. Companies should protect employees, consumers, and environment. जो इनको ये जो है ट्रस्टीशिप ये प्रमोट करता है ऑनेस्टी को, फेयरनेस को, ट्रांसपेरेंसी को। थर्ड इज सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल वेलफेयर। ये फोकस करता है लॉन्ग टर्म वेलबींग पे रेदर देन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स, और ये ट्राई करता है बैलेंस करने की इकोनॉमिक ग्रोथ विद सोशल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के, कि हाँ प्रॉफिट्स कमा रहे हो तो उसके साथ साथ एनवायरनमेंट की भी केयर करो और सोशल डेवलपमेंट में भी हेल्प करो। फोर्थ, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ये इंश्योर करता है कि फेयर वेजेस दिए जा रहे हैं, रिच और पुअर का जो गैप है वो रिड्यूस हो सके। फिफ्थ इज नॉन एक्सप्लॉयटेशन। ये इंश्योर करता है कि अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस तो नहीं है, बहुत ज्यादा रिसोर्स डिप्लीशन तो नहीं हो रहा है, पॉल्यूशन तो नहीं क्रिएट हो रहा। सिक्स्थ इज रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप। अब गुड लीडर्स वही माने जाते हैं जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फॉलो कर रहे हैं, खाली अपनी ग्रीड के लिए काम नहीं कर रहे हैं। सेवेंथ, वॉलेंटरी रेगुलेशन।
कंपनी शुड सेल्फ रेगुलेट, फॉलो मॉरल कोड्स इवन विदाउट लीगल कंपल्शन। इसका ये प्रिंसिपल है कि विदाउट एनी लीगल, कोई भी आपके ऊपर लीगल कंपल्शन नहीं है, उसके अलावा भी कंपनी को ये सब वॉलेंटरी करना चाहिए। अब अगर इसका एप्लीकेशन देखे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, तो फर्स्ट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सीएसआर फुलफिल करता है। सेकंड इज स्टेक होल्डर सेंट्रिक मॉडल। अब शिफ्ट फ्रॉम शेयर होल्डर्स टू ऑल स्टेक होल्डर्स, जिसके अंदर कस्टमर्स भी आ रहे हैं, कम्युनिटीज भी आ रही हैं, एम्प्लॉयज भी आ रहे हैं। थर्ड इज सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस, ये प्रोटेक्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को और एनवायरनमेंट को हार्म से। फोर्थ इज फेयर पोजीशन ऑफ एसेट्स, ये इंश्योर करता है कि वेल्थ इज फेयर शेयर्ड फेयरली through wages, medical aid, retirement benefits. Fifth is ethical leadership. Leaders should act as trustees of societal good, not just as business executives. उनको सोसाइटी के लिए भी काम करना चाहिए, खाली एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव की तरह काम नहीं करना चाहिए। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? फर्स्ट इज सोशल हार्मनी, ये कन्फ्लिक्ट रिड्यूस करता है कंपनीज में और कम्युनिटीज में। सेकंड, सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करता है, इको फ्रेंडली है। थर्ड, रेपुटेशन बूस्ट करता है, अगर एक कंपनी एनवायरनमेंट को भी लेकर कंसर्न्ड है, आसपास के लोगों का भी ध्यान कर रही है, तो उसकी रेपुटेशन बिल्ड होगी। फोर्थ, लेस रेगुलेशन, ये देखा गया है जो कंपनी सोशली रिस्पॉन्सिबल है वो कम लीगल रिस्ट्रिक्शंस फेस करती हैं। फिफ्थ, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, अगर फेयर ट्रीटमेंट है तो सारे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होंगे। अब इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। फर्स्ट इज प्रॉफिट वर्सेस पर्पस कन्फ्लिक्ट। अब जो भी अब अगर एक बिजनेस का जो मेन गोल है वो प्रॉफिट करना है, तो कभी उसको डिफिकल्टी फेस हो सकती है उस प्रॉफिट के अंदर और सोशल ड्यूटीज के अंदर। सेकंड, रेजिस्टेंस टू चेंज, मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स अपोज कर सकते हैं। थर्ड, वॉलेंटरी नेचर, अब इसके अंदर कोई लीगल इन्फोर्समेंट नहीं है, तो इस वजह से कुछ कंपनीज हो सकता है इसको इग्नोर करते हैं। और इसी के साथ हमारी यूनिट 2 खत्म हो जाती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, और मैं आज ही यूनिट 3 भी पोस्ट कर दूंगी। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।